सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल मामले में तुर्की ने पहली बार ऑफिशियल बयान जारी किया है। तुर्की के प्रोसिक्यूटर इरफान फिदान का कहना है कि काउंसिल खाने के टुकड़े टुकड़े किए गए और उसको ज़ाय कर दिया गया। सऊदी प्रोसिक्यूटर से मुलाकात के बाद इरफान ने यह बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सऊदी को इस बात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि तुर्की के पास सहाफी से कत्ल के मुतालिक क्या सबूत हैं। अफसर ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो हकीकत में जांच में मदद करना चाहते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब के मशहूर सहाफी जमाल खाशोगी अपनी शादी से मुतालिक दस्तावेजात हासिल करने 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में वाक़ई सऊदी काउंसिल खाना गए थे, लेकिन फिर वापस नहीं लौटे। सऊदी अरब शुरू में से ये कहता रहा है कि वो कहाँ गए उसका उन्हें इल्म नहीं है, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव के बाद माना कि जमाल का कत्ल सऊदी काउंसिल खाने में एक झगड़े के दौरान हो गया था। वहीं अमेरिकी सदर ने कहा कि तमाम रिपोर्ट को देखने के बाद वो फैसला करेंगे कि क्या किया जा सकता है। Not betrayed me, no. I just hope that it all works out. We have a lot of facts. We have a lot of things that we've been looking at. They haven't betrayed me. I mean, maybe they betrayed themselves. We'll have to see how it all turns out. और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं शौकत भारती साहब इस खबर पर। उनसे हम बात करेंगे, मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं शौकत भारती साहब। शौकत भारती साहब, जिस तरह से अब ये पूरा मामला सामने आता जा रहा है, तुर्की ने पहली बार ऑफिशियल तौर पर कहा है कि जमाल खाशोगी को काउंसिल खाने में दाखिल होते ही कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश के टुकड़े कर दिए गए और उसको ज़ाय कर दिया गया। इस बयान से साफ हो जाता है कि प्लानिंग पहले से थी। क्या कभी जमाल की लाश मिलने की कोई उम्मीद लगाई जाए? देखिए, ये बहुत बड़ा अफसोस का मुकाम है कि एक तो पहले उसके कत्ल के ऊपर झूठ बोला गया और दूसरी बात जो है, उनके घर वालों को उसकी लाश तक नहीं दी जा रही है। दुनिया में इससे बड़ा जुल्म कुछ नहीं हो सकता। जब सऊदी अरेबिया कह रहा है कि उसने 18 लोगों को अरेस्ट कर रखा है, तो फिर उन 18 लोगों से क्यों नहीं बताता क्या पूछ के कि वो लाश कहाँ गई? अब बार बार लाश के ऊपर इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है। रह गई बातचीत है कि ये राज को खुल सकता है, और क्योंकि जिन 18 लोगों को अरेस्ट किया, अगर मोहम्मद बिन सलमान का हाथ नहीं है, तो फिर वो लोग क्यों नहीं बता रहे कि लाश कहाँ के ऊपर है? दूसरे एक न्यूज ये आती है कि उस लाश को इन्होंने वहां के लोकल कोलैबोरेटर को दे दिया था कंबल में बांधकर। तो उस लोकल कोलैबोरेटर ने उस लाश को कहाँ दफन किया? फिर एक रिपोर्ट आती है कि किसी वेल के अंदर डाल दिया गया। फिर एक ये रिपोर्ट आती है कि उसको जो है एसिड से जो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया काउंसलेट के घर के करीब। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो लाश जो है उसकी गई कहाँ, या जो लाश के जो बचे हुए टुकड़े हैं वो कहाँ हैं? जी, तो अभी उनको लाश तक नहीं दी जा रही। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन तुर्की ने सर साफ किया है और कहा है कि सऊदी को इस जांच में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या ये मर्डर एक मिस्ट्री ही बनकर रह जाएगा फिर? देखिए, मर्डर इसलिए नहीं खुल पाएगा क्योंकि मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर जो है सऊदी अरेबिया के इन्वेस्ट है टर्की के अंदर। टर्की ज्यादा प्रेशर नहीं कर सकता मोहम्मद बिन सलमान को। 460 बिलियन डॉलर का ट्रम्प के साथ सौदा है, ठीक है, और ट्रम्प के इलेक्शन में बहुत कुछ इन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया था, और कुछ चीजें मोहम्मद बिन सलमान की ट्रम्प के पास हैं और कुछ ट्रम्प की कमजोरी जो है वो क्या नाम है मोहम्मद बिन सलमान के पास है जी। तो क्योंकि जब तक अमेरिका इसके अंदर हाथ नहीं डालेगा, बगैर अमेरिका की मर्जी के, टर्की की भी हैसियत नहीं कि वो ज्यादा इस मर्डर में आगे तक बढ़े, क्योंकि ये अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं। वरना टर्की अगर चाहे तो टर्की का जो स्टाफ वहां जो ऊपर मौजूद था, जिसके सामने ये कत्ल हुआ, टर्की अपने स्टाफ को क्या नाम है रिमांड पर लेने के बाद क्यों नहीं इस मर्डर को क्लियर कर रहा है कि भाई ये हमारे यहाँ के स्टाफ ने किया। तो वहां एम्बेसी में तो 2 तरह के लोग थे ना, एक तो जो सऊदी अरेबिया वाले थे वो, और एक टर्की वाले। तो टर्की अपने नेशनल से क्यों नहीं वो बताता कि क्या क्या हुआ, उनके स्टेटमेंट क्यों नहीं ला रहा सामने? जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका शौकत भारती साहब। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने खासतौर से ईरान से खाम तेल खरीदने वाले ममालिक को इंतबाह उन्होंने दिया है कि
ईरान से जो भी सप्लाई कम होगी उसकी भरपाई दूसरे सप्लायर मुल्क कर सकते हैं, इसलिए ईरान से तेल नहीं खरीदा ना जाए। ईरान पर 5 नवंबर से अमेरिकी पाबंदी नाफिज होगी और इससे पहले अमेरिका चाहता है कि सभी मुल्क ईरान से तेल की खरीद पूरी तरह से बंद कर दें। ट्रंप ने मई में जौहरी समझौते से अलग होने के बाद ईरान के खिलाफ नई पाबंदी का ऐलान किया था। साथ ही कहा था कि सभी ममालिक 5 नवंबर से पहले ईरान से तेल सप्लाई बंद कर दे, नहीं तो फिर उन्हें भी पाबंदी झेलनी पड़ सकती है। वहीं अमेरिका ने कच्चे तेल को लेकर ईरान पर लगी पाबंदी से हिंदुस्तान को छूट देने पर रजामंदी जताई है। अमेरिका का यह कदम हिंदुस्तान के जरिए 18-19 में तेहरान से तेल की दरामदाद में तकरीबन 1/3 की कटौती के फैसले के बाद आया है। वहीं मोदी हुकूमत ने कहा कि वो अपनी जरूरतों के लिए ईरान से तेल लेते रहेंगे। As far as the US is concerned, they are well aware about our expectations of the requirement which we have for oil domestically, and which is very critical for sustaining our economic growth. As I mentioned last time, we have taken note of the US position, which was conveyed by Secretary Pompeo, that the intention of imposing sanction on Iran is not to hurt India. We do want to engage, we will continue to engage with the US and other stakeholders to ensure that our energy security is not compromised, and also that our national interests are protected. उधर अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले इमिग्रेशन का मसला गर्मा गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो लातीन अमेरिकी मुल्कों के गैरकानूनी पनाहगुजीनों को रोकने के लिए मैक्सिको सरहद पर 15,000 फौजी भेज सकते हैं। बहरहाल अमेरिकी सदर ने उन इल्जामात को खारिज कर दिया है। वो मुद्दे पर डर का माहौल बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो लातीन अमेरिकी मुल्क अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास के लोगों के काफिले को अमेरिका में घुसने नहीं देंगे। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने करीब 5,800 फौजी सरहद पर तैनात किए हैं और इसमें 15,000 तक इजाफा होगा। ट्रंप ने कहा कि किसी भी कीमत पर वो पनाहगुजीनों को अमेरिका में दाखिल होने नहीं देंगे। As far as the caravan is concerned, our military is out. We have about 5,008. We'll go up to anywhere between 10 and 15,000 military personnel on top of Border Patrol, ICE, and everybody else at the border. Nobody's coming in. We're not allowing people to come in. मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नशीद 2 बरस से ज्यादा अरसा जिला वतनी में गुजारने के बाद वतन वापस लौट आए हैं। वो पिछले 2 साल से श्रीलंका में पनाह लिए हुए थे और सितंबर में मालदीव में हुए सदारती इंतखाबात में नशीद की मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत में अपोजिशन उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने मौजूदा सदर अब्दुल्ला यामीन पर जीत दर्ज की और इस जीत के बाद नशीद ने जल्द वतन लौटने का ऐलान किया। आपको बता दें कि सन 2015 में उन्हें एक आला जज को गिरफ्तार करने के इल्जाम में 13 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद वो फरार होकर श्रीलंका में सियासी पनाह हासिल कर रहे थे और माना जा रहा है कि नशीद को सालेह की नई सरकार में कोई अहम ओहदा दिया जा सकता है। फिलहाल उनका क्या रोल होगा ये अभी साफ नहीं है। म्यांमार और बांग्लादेश इस माह रोहिंग्या मुसलमानों की वतन वापसी का अमल शुरू कर रहे हैं, लेकिन पनाह गुज़ीरों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNHCR ने रोहिंग्या मुसलमानों की वतन वापसी प्रोग्राम की सख्त मुखालफत की है। UNHCR का कहना है कि रखाइन सूबे में फिलहाल माहौल साजगार नहीं है। ऐसे में अगर रोहिंग्या वहां जाते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।